हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब? सो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाए। आज सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी। अगर आपने सॉल्युबिलिटी सही से समझा नहीं तो हेनरीज लॉ आप नहीं समझ पाओगे, हेनरीज लॉ के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और हेनरीज लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिंपल से फंडामेंटल मैंने ये बताया था कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही जस्ट लाइक हर एक टॉपिक से पढ़ने से पूरा एक चैप्टर समझ में आता है। तो जैसे आपको पूरा चैप्टर समझना है तो हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है, जिसे हम हेनरीज लॉ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे सॉल्युबिलिटी होता क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, कि बेसिकली सॉल्युबिलिटी होता क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो सिंपल फंडामेंटल क्या बोलता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट कैन दैट बी डिसॉल्व इन a specific amount of solvent। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लेंगे, और फिर उसमें हम देखेंगे कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, कितने। अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर भी लेंगे। जैसे कि एग्जांपल से इसको समझाते हैं, सॉल्युबिलिटी को बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कि हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। एक क्या ले लिया हमने, कंटेनर। बेटा पूरा सोल्यूशन चैप्टर में आपको कंटेनर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आपको कंटेनर पे डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, एक हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। अच्छी बात है सर, आपने कंटेनर में वाटर डाल दिया। हमें क्या समझना है, हमें सॉल्युबिलिटी को तरीके से समझना है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो यहां पे मैंने बोल दिया कि एक स्पेसिफिक अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया कि भैया ये जो हमारा वाटर है ना, वो 100 ml, क्या है हमारे पास, 100 ml है। और इसका मैंने इस वाटर का टेम्परेचर भी मैंने फिक्स कर दिया, कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर हो गया, ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। समझना मेरी बात ध्यान से, अच्छा ठीक है। अब यहां पे बात ये है कि यहां पे मैक्सिमम, अब सुनो ध्यान से, 100 ml में हमने क्या कर दिया, एक सॉल्यूट ले लिया। समझना मेरी बात ध्यान से, सॉल्यूट ले लिया। सॉल्यूट जो है मान लो हमने बोलिए कि 10 ग्राम क्या है हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट है, 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहां पे ये बात बोल रहा है कि इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, स्पेसिफिक अमाउंट सॉल्वेंट में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व अगर हो जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर डिसॉल्व हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मान लो हमने NaCl ले लिया, NaCl ले लिया। अब NaCl जो है, मान लो कि हमने 100 NaCl का एक मैक्सिमम अमाउंट है उसका, मतलब होता है क्या है कि वाटर का एक स्ट्रेंथ होता है, समझो मेरी बात ध्यान से। तो मान लो एक बार मैंने सॉल्ट डाला, उसको डिसॉल्व कर लिया, फिर एक बार सॉल्ट डाला, फिर उसको डिसॉल्व हुआ। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब सॉल्ट डालूंगा तो डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो सॉल्युबिलिटी के केस में नहीं आएगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो इतना ही समझ में आ गया कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ले लिया, और इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आगे मेरी बात समझ, अच्छा ठीक है आगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना, सॉल्युबिलिटी इट इज द डिपेंड्स ऑन द अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और साथ साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, साथ साथ में प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दिमाग में आपको फिट करके रखना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब टेम्परेचर की बात जब भी आएगी, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात जब भी आएगी, देखो सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है तो क्या होता है वो भी आगे चल के हम जानेंगे। तो हमें ये पता चला नेचर ऑफ सॉल्यूट पे और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिपेंड्स करती है। लेकिन सबका क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। क्या सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई? मैं साइड होता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया, ओके आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, मतलब यहां पे बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड और गैसेस इन द लिक्विड। मतलब मेरी बात समझना, हम दो केस पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले, दो केस पढ़ने वाले। कौन कौन सा? पहला केस होगा, हमारे पास एक कंटेनर होगा, सुनना मेरे को ध्यान से। हमने दो कंटेनर ले लिया, ये दोनों केस बता रहा हूं
ये हमारे पास केस नंबर 1 है जो कि हमें पढ़ना है, और केस नंबर 2 है, इससे भी हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कब कौन सा कब क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब यहां पे भी वाटर प्रेजेंट होगा मतलब लिक्विड प्रेजेंट होगा, यहां पे भी लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो लिक्विड में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया है, ठीक है। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, हमेशा वाटर ही नहीं हो सकता, कुछ भी आप ले सकते हो लिक्विड में। अब यहां पे बात करते हैं, एक बार हम इसमें डालेंगे सॉलिड, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और एक बार इसमें डालेंगे भाई गैस, ठीक है। इसमें क्या डालेंगे, गैस। इसी को जब सॉलिड को क्या करेंगे, लिक्विड में डालेंगे। यहां पे क्या है, मैं लिक्विड भी लिख देता हूं, मैं ध्यान समझना। ये हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड। ये भी हमारे पास क्या हो गया भैया, हमारे पास लिक्विड हो गया। अब मेरी बात समझना, इंपॉर्टेंट बात है, जब इस वाटर में मतलब इस लिक्विड में जब सॉलिड डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड मतलब इसकी क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। जब क्या होता है, गैस लिक्विड में डालेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यही दो टाइप्स के हमें क्या पढ़ना है, सॉलिबिलिटी पढ़ना है। मतलब एक बार लिक्विड हमारा सॉल्वेंट रहेगा, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट रहेगा, लेकिन सल्यूट क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सल्यूट एक बार क्या होगा, हमारे पास सॉलिड सल्यूट होगा, दूसरी बार जो सल्यूट होगा वो हमारे पास गैस सल्यूट होगा। इन दोनों के बारे में ही अच्छे तरीके से समझना है, और बहुत अच्छे तरीके से समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए समझ में आए। मतलब कि यहां बोला है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड और ए गैस इन अ लिक्विड, उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। पहला सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड। आ जाते हैं, तो सब बात करेंगे यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ये क्या होता है सर, समझ में नहीं आया तो देखो, जैसे आपने वाटर ले लिया ना, वाटर लिया, इस वाटर में आप सॉल्ट डाल रहे हो, तो सॉल्ट कैसा है, सॉल्ट कैसा है, तो सॉल्ट हमारा सॉलिड में है। जब सॉलिड में हमारा सॉल्ट है तो उसका जो हमारा सॉल्विटी होगा उसको क्या बोलेंगे, देखो सॉल्ट को वाटर में डाला हमने, सॉल्ट को लिक्विड में हमने डाला, तो इसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। अब इसी चीज को थोड़ा तरीके से हम समझते हैं, क्या बोले यहाँ पे, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड। जो आप लिक्विड दे रहे हो ऐसा नहीं होता है कि उसमें हर सॉलिड क्या हो, डिसॉल्व ही हो पाए। ऐसा नहीं है कि हर सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ले लेते हैं, अभी नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो इजीली क्या होता है, वेपर फॉर्म नहीं करता है, जो इजीली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, उसी को हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो ऐसा कोई नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट ले लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, वो डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे ये बात बोला है कि एवरी सॉलिड, कोई मतलब हमेशा ऐसा नहीं हो कि सारे सॉलिड ही वाटर में लिक्विड में डिसॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, व्हाइल NaCl एंड शुगर डिसॉल्व इन रेडली इन वाटर। देखो NaCl होगा, सिंपल सी बात है, वाटर में हम डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर को वाटर में डालेंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन 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 जो नेफ्थलीन है हमारे पास, जो एंथ्रासीन है हमारे पास, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने एक कंटेनर लिया, बड़ा अच्छा चीज मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को बढ़िया से समझना है तो टाइम लो, लेकिन प्लीज अच्छे तरीके से समझो। क्या मैंने बोला कि यहां पे हमने क्या ले लिया, वाटर मतलब कोई लिक्विड ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, लिक्विड। क्योंकि लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉलिड लिक्विड क्या होता है, सॉलिबिलिटी की बात कर रहा है। अब इसमें हमने NaCl डाला, तो जब NaCl डालेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि NaCl वाटर में डिसॉल्व हो पा रहा है? तो याद रखना कि जब इनका नेचर होता है ना, वो नेचर इनका सिमिलर होता है। अगर सिमिलर नेचर नहीं होगा तो ये डिसॉल्व नहीं करेंगे। अभी सर सिमिलर नेचर क्या हो गया, आओ मेरी बात समझाता हूं मैं। जो NaCl होता है ना, याद रखना ये बात, जो NaCl होता है तो NaCl को हम बोलते हैं पोलर नेचर। देखो ध्यान से, NaCl जो होता है ये नेचर में क्या होता है, पोलर होता है। याद रखना, पोलर नेचर होता है। क्या होता है, पोलर नेचर होता है। अच्छी बात है, पोलर नेचर होता है। अच्छा, ये जो वाटर होता है ना हमारे पास, जो वाटर है, वाटर क्या हमारे पास सॉल्वेंट है, तो वाटर जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, पोलर नेचर में होता है। ये क्या होता है, पोलर नेचर में होता है। अब ये भी चीज याद रखना कि सेम नेचर जिसका होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो दो दोस्त होते हैं ना, वो दो दोस्त कैसे बनते हैं, जब उनका नेचर क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर नेचर होने की वजह से वो बहुत ही अच्छी क्या होती है, दोस्ती बनती है। वैसे ही हमारे जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होती है, अगर उनका नेचर सिमिलर होता है तो इजिली वो अपने में क्या होगी, डिसॉल्व कर लेंगे, इजिली क्या बनाएंगे, सॉल्विटी फॉर्म कर जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसका मतलब क्या, NaCl पोलर नेचर शो कर रहा है, वाटर भी क्या शो कर रहा है, पोलर नेचर। अब ये सर पोलर नेचर क्या होता है, तो बेटा ये हमने हेलोल्किन हेलोरिन में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताता हूँ। जो NaCl है जब ये ब्रेक होगा तो Na+ बनेगा
और क्या बनेगा Cl-। मतलब सिंपल सी बात है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, याद रखना, या तो चार्ज आ जाता है, अगर चार्ज आता है तो ये हमारा जो कंपाउंड होता है वो पोलर नेचर शो करता है, या फिर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो डिफरेंट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तभी भी ये क्या शो करेगा, पोलर नेचर शो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आयनिक पोलर नेचर शो करेगा और ये कोवलेंट पोलर नेचर शो करेगा, लेकिन पोलर नेचर शो करेगा। इसीलिए बोला गया है कि जो पोलर होगा, जो पोलर सल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर सल्यूट होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो इतना हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास ये जो NaCl दिया हुआ है, जो शुगर दिया हुआ है, ये वाटर में डिसॉल्व हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है उसका रीजन बता दिया, क्योंकि उनका नेचर क्या है, सेम है। कैसा नेचर है, पोलर नेचर है। ठीक है, अच्छा पोलर नेचर का एक और होता है, डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता है। पोलर नेचर का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके डाइपोल मोमेंट होते हैं। ठीक है, इस डाइपोल को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिखता हूं डाइपोल, लो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात। अब वही बात करूं मैं नेफ्थलीन और एंथ्रासिन के बारे में, कि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होते हैं। तो ये इसलिए डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि जो एंथ्रासिन होता है, या फिर जो हमारे पास एंथ्रासिन होता है, या फिर नेफ्थलीन होता है, ये नॉन पोलर होता है। क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर कभी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। याद रखना, एक केस में बनाया था, याद रखना, याद रखना, यहाँ पे एक केस लिख रहा हूं मैं, समझो इंपॉर्टेंट बात, कि जो पोलर सल्यूट होगा, क्या होगा, पोलर सल्यूट होगा, पोलर सल्यूट होगा, वो पोलर सॉल्वेंट पे ही डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो नॉन पोलर हमारे पास है, जो क्या होगा, नॉन पोलर हमारे पास होता है, नॉन पोलर सल्यूट, वो क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में भर लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं, जो भी लिखा रहा हूं। ऐसा कोई अगर लिख दे कि जो पोलर सल्यूट होगा, ऐसा बोल दे कि पोलर सल्यूट जो है हमारे पास, ये नॉन पोलर में क्या होगा भैया, डिसॉल्व होगा, ऐसा अगर बोल देता है तो ये गलत हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमेशा क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या मेरी बात ये समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी फटाफट बताओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो। नेचर जब तक नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इसी पे डिपेंड करती है ना भाई। तो मैंने अभी पहला केस क्या बताया, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताया। इसका मतलब कि जब हमारे पास बात ये करा कि अगर सॉलिड्स ले और सॉलिड लिक्विड में सॉलिबिलिटी शो कर रहा है, तो कौन कौन से कर रहा, हर सॉलिड सॉलिबिलिटी में सॉलिबिलिटी शो नहीं करता है। जैसे एग्जांपल आपने देखा कि हमने क्या किया, NaCl वाटर में डाला, डिसॉल्व हो गया, मतलब ये सॉल्युबल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसका नेचर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन जो नेफ्थलीन हो गया, जो एंथ्रासिन हो गया, ये नॉन पोलर शो करते हैं, और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। तो याद रखना, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब ये नॉन पोलर क्या होता है, तो जो हमारा बेंजीन होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो याद रखना, जो एंथ्रासिन होता है, जो नेफ्थलीन होता है, वो बेंजीन में सॉल्युबल होता है। और यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन या फिर असम्पशन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए हर पॉइंट को मैं डिटेल पढ़ा रहा हूं, अगर टाइम ज्यादा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से पढ़ो प्लीज। ठीक है, अब यहां पे समझ में आ गया कि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, उसका रीजन भी बता दिया। यहां पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि नेफ्थलीन एंड, मतलब कि यहाँ पे नेफ्थलीन और एंथ्रासिन डिसॉल्व इन रेडली इन बेंजीन, मतलब ये क्या होगा, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासिन बेंजीन में क्या होगा भाई, सॉल्युबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। It is the observed that the polar solute dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, मतलब जो बेंजीन होता है, याद रखना, ये क्या शो करेगा, नॉन पोलर शो करता है। क्या शो करता है, नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर शो करता है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अच्छे तरीके से हेलोल्केन हेलोरिन में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फटाफट ले लो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे जो सॉलिड और लिक्विड की बात हमारी की जा रही है, तो सॉलिबिलिटी मैंने समझा दिया था, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने समझा दिया था। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन जनरल द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन
आर सिमिलर इनटू द लाइक डिजॉल्विंग लाइक। सिंपल सी बात मैंने बोला, जो वाटर हमारा होता है और जो NaCl होता है उनका क्या होता है, नेचर सिमिलर होता है। नेचर सिमिलर होने की वजह से उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इजीली क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ के डिसॉल्व हो जाते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो भी बताऊंगा। एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, वो टूटता है, उसे भी बता देंगे सारा चीजें। आगे खेल हमारे पास सेकंड, हमारे पास क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि solubility of solid in liquid does not significantly depends upon the pressure। याद रखना कि जब सॉलिड सॉल्यूशन बनाएंगे क्या होगा, हमारे पास सॉलिड होगा और क्या होगा हमारे पास लिक्विड। जब हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट होगा, लिक्विड तो सॉल्वेंट हमेशा होगा और सॉलिड जो होगा ये हमारे पास सॉल्यूट होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि जब सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो क्या इस पे प्रेशर पे डिपेंड करेगा, तो आंसर इज नो। सॉलिड लिक्विड सॉलिबिलिटी में प्रेशर में कोई डिपेंड नहीं आता है, प्रेशर कोई डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्या होगा भाई, सॉलिड, ठीक है, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ लिक्विड सॉलिबिलिटी। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी चाहिए, ठीक है, जो बात बोला है। तो याद रखना हमारे पास क्यों नहीं होता है, रीजन क्या भैया, जो प्रेशर होता है वो सॉलिड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बात मेरी समझ में आ रही है। अब तुम क्या करोगे, प्रेशर लगा के उस सॉलिड को डिसॉल्व करा सकते हो क्या, ऐसा थोड़ी है, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लाइन लिखा कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है सॉलिड इन लिक्विड जो सॉलिबिलिटी होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। रीजन देखो आप, इसके बाद से आप समझो ध्यान से। लेकिन यहां पे बात करते हैं सबसे पहले, अब मैं बात करूंगा फैक्टर अफेक्टिंग। क्या बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी में। पहला हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सॉलिड इन अ लिक्विड जो सॉलिबिलिटी है क्या टेम्परेचर से इफेक्ट डालती है उस पर या नहीं। तो सिंपल फंडामेंटल पहला पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे कि द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम सो सॉरी, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। यहां पे याद रखना कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि जब पढ़ाते रहते हैं, सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं, तो थोड़े से ये चीजें लाइनें फंस जाती है। अभी इससे पहले मैं सही बोला था, अभी फंस रहा है लाइन, ठीक है ना, तो होता है कभी कभी। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं टेम्परेचर चेंज। जब टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉलिबिलिटी में चेंजेस आती है। याद रखना, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिबिलिटी होती है। जैसे क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, मेरी बात समझना ध्यान से। हाँ जी, फिर से कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है। इसमें हमने वाटर डाल दिया, हाँ जी बिल्कुल डाल दिया। फिर इसमें हमने NaCl भी डाल दिया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इसमें आपने NaCl डाल दिया। अब मैंने इसमें टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसमें हीट दे रहा हूं, तो जब हीट दूंगा ना तो सॉलिबिलिटी और जल्दी फास्ट हो जाएगी, मतलब जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब टेम्परेचर को दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन किसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो सॉलिड लिक्विड का सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन किसके टर्म में इंक्रीज होता है, तो याद रखना सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर यही पे केस में आ जाए कि गैस इन अ लिक्विड, तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। गैसेस के टर्म में, जहां पे सॉलिड लिखा वहां पे गैसेस के टर्म में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन सॉलिड इन अ लिक्विड सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगी। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करती है, मतलब कि हीट बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक होगा तो हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब हीट बाहर निकल रही होती है तो इसका मतलब क्या होता है, सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में। याद रखना, गैस आ जाएगा तो टेम्परेचर का बहुत ही खतरनाक रूप। यहाँ पे इसीलिए क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, सबको याद होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होता है, उनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब गैसेस आती है उस कंडीशन पे कि गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तुरंत वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो ऊपर की ओर और भागना शुरू कर देगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी लिक्विड में।
ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पे वो लाइनें हैं, चीजें जो पढ़ देता हूं मैं। क्या बोला है, इफ इन द नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब क्या होता है, NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया, पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। डिसॉल्व इन प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तो वो क्या बोला, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द राइज द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये बात मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छी बात समझ में आ गई। चलो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। अभी भी बता कि प्रेशर लगा के सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को सॉल्युबिलिटी बना दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है, रीजन है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल, ये बहुत ही ज्यादा इनकंप्रेसिबल होता है, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत हाईली इनकंप्रेसिबल होता है। तो इस सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि इसका मतलब प्रेशर से कोई इफेक्ट इस पे सॉल्युबिलिटी पे नहीं डालता है। अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्युबिलिटी होती है तो प्रेशर उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आया है, जो सेकंड जो हमने बोला, सॉलिड ऑफ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अभी हमने क्या खत्म किया, सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन अ लिक्विड, ये हमने खत्म कर दिया है। अब इसको समझते हैं, उसमें हमने देख लिया कि टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है कौन नहीं, लास्ट में समरी भी दे दूंगा मैं। चलो यहां पे देखो, ऑल गैसेस आर लेस और मोर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो कि क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, लेस सोल्यूबल होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में, सॉल्युबिलिटी टू सर्टेन द सॉल्युबिलिटी टू सर्टेन लिमिट एंड फॉर्म द ट्रू सोल्यूशन, एक क्या बनाता है हमारे पास, ट्रू सोल्यूशन बनाता है, लेकिन क्या होता है, लिमिटेड पोर्शन के लिए बनाता है। जैसे, अब मेरी बात समझना है आपने आपसे, जैसे बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जब हमने ये बात किया, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया। सुनो मेरी बात ध्यान से अच्छे तरीके से, यहां पे हमने क्या डाल दिया, वाटर, और साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बोला कि भैया हमने ऑक्सीजन को इसमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ऑक्सीजन को इसमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा, याद रखना, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस इन लिक्विड क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले टाइम में मैं ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले यहां पर समझो क्या हो रहा है, O2 गैस इसमें क्या होगा, डिसॉल्व करेंगे। लेकिन O2 गैस अगर वाटर में डिसॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा, टेम्परेचर आपने इंक्रीज करा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। यहीं पे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बता दिया। क्यों होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स और ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। मतलब यहां पे अगर एंडोथर्मिक लगा रहे हो मतलब हीट आप दे रहे हो, तो जब हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स और क्या करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर, अब जैसे हमारे क्या होता है ना, जो कोको कोला होता है, कोको कोला हो गया, थम्सअप हो गया, और क्या होता है, जो भी होता है, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आप ले सकते हो, वो कोल्ड ड्रिंक आपने लिया। अब उस कोल्ड ड्रिंक में क्या हो रहा है कि आपने गैस उसमें फिल करना है, क्योंकि लिक्विड प्रेजेंट होती है। फिर क्योंकि आप देखो खोलते हो तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है। जब ओपन करते हो तो क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो जब उसमें गैस कैसे फिल किया जाता है, तो क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसी फंडामेंटल को हम हेनरीज लॉ भी बोलते हैं। यहां से हम हेनरीज लॉ भी पढ़ेंगे, याद रखना। यहीं से हम क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एप्लीकेबल ही है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के लिए ही हेनरीज लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसमें में प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो उसमें गैस क्या होता है, लिक्विड में जाके सॉल्युबल होता है, डिसॉल्व करता है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, अब सुनो अच्छे। यहाँ पे नेचर ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बोले यहाँ पे, द गैस विच रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट ऑन द आयोनाइज्ड सॉल्यूशन आर सॉल्युबल इन वाटर। अब मेरी बात सुनो कि जब हम क्या करेंगे, वाटर को गैसेस में डालेंगे तो आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अमोनिया हो गया, गैसेस फॉर्म होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस के फॉर्म में होना चाहिए। SO2 हो गया, आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, याद रखना। लेकिन और सुनो मेरी बात ध्यान से, लेकिन N2O2 एंड CO2 आर मोर सोल्यूबल इन इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, इथाइल एल्कोहल देन वाटर, याद रखना। इथाइल एल्कोहल में N2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, वो ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू वाटर।
वाटर से ज्यादा ज्यादा किस में सोल्यूबल होता है भैया? इथाइल अल्कोहल में। किस में होता है? इथाइल अल्कोहल में ज्यादा सोल्यूबल होता है ये, ठीक है। अच्छा, O2 जो होता है वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है ब्लड में, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होता है? सोल्यूबल होता है। ये चीजें नेचर ऑफ गैसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने क्या हुआ देखना है भाई? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट हमने देख लिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। क्या बोला यहाँ पे? द पोलर गैसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल द नॉन पोलर गैसेस आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। HCl जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं यहाँ पे, सिंपल फंडामेंटल मैंने अभी जो बताया था कि पोलर जो होगा सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है, मेरी बात समझ में? सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी नेचर ऑफ सॉल्वेंट में, कि अगर कोई हमारे पास पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट ऑफ गैस है, तो वो क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर ऑफ सॉल्यूट ऑफ गैसेस है तो क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट में क्या होगा? डिसॉल्व होगा। सिंपल फंडामेंटल। जैसे एग्जांपल बोला कि जो HCl गैस है आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन लिक्विड बेंजीन, मतलब बेंजीन से भी ज्यादा सॉल्युबल किस में है? वाटर में। बिकॉज ऑफ HCl जो होता है आयंस के फॉर्म में टूटता है, मतलब HCl जो होता है पोलर नेचर का होता है। HCl जो होता है वो क्या होता है? पोलर नेचर का होता है। तो जब ये पोलर नेचर का होता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर भी हमारा क्या होता है? वाटर हमारा क्या होता है? पोलर नेचर का होता है। लेकिन वही बेंजीन की बात करूं मैं तो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है भाई नेचर में, ठीक है। आगे मेरी बात समझ, नॉन पोलर होता है नेचर में। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया क्या? अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी भी बोला, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेम केस लिखा है अकॉर्डिंग टू ली-चैक्लियर्स प्रिंसिपल एट द कंसीडर, मतलब ली-चैक्लियर प्रिंसिपल आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ा था आपने, ठीक है ना, वो याद रखना, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए काम आता था। कि जब भी क्या होता, कोई सब्सटेंस डिस्टर्ब होता था, इक्विलिब्रियम को तोड़ता था, तो फिर बाद में वो जाके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता था, ठीक है। तो क्या बोले यहाँ पे कि कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, देन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी और इंक्रीज करेंगे अगर टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स गैसेस के फॉर्म में, उसके पार्टिकल्स और दूर भागना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसलिए वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी मैंने बताया कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे क्या बोले यहाँ पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस द मोर अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्रेशर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। कैसे? जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देंगे तो हमारा इंक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। अब कैसे होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से। ये हमने कंटेनर ले लिया, ये हेनरीज लॉ में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से समझो। ये कंटेनर ले लिया, इसमें हमने वाटर ले लिया और मैंने बोला कि यहाँ पे हमने क्या करना? O2 गैस इसमें डिसॉल्व करना। तो क्या करेंगे हम भी? क्या करेंगे इसमें? तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करेंगे? एक पिस्टन अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक पिस्टन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, खूब ज्यादा तेज से प्रेशर दूंगा। तो प्रेशर दूंगा तो गैस के पार्टिकल्स नीचे की ओर आ जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि कुछ इस तरीके से, ये वाटर का पार्टिकल्स है, ये वाटर का पार्टिकल्स है, और प्रेशर जो हमने अप्लाई यहाँ पे किया था, ये जो प्रेशर हमने अप्लाई किया था यहाँ से पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया था, तो गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अंदर में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा गैस के पार्टिकल्स क्या होगा? गैस का मासेस क्या होगा? इसमें डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। इसी फेनोमेना को आगे चलके हम हेनरीज लॉ भी बोलते हैं, तरीके समझेंगे। मैं हेनरीज लॉ लेके आऊंगा अकेला उसका टर्म, ताकि उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कराऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग बने, है ना। बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा वीडियो लॉन्ग बनती है। तो आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं ना कि 2 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट समझा उसको देखने चले जाते हैं, ये नहीं जानते कि 2 मिनट में कॉन्सेप्ट में ज्यादा कोई चीज समझा ही नहीं जा सकता, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट से समझाया गया, ठीक है। सो आगे मेरी बात समझ में, तो यहाँ पे हमने क्या हुआ भैया? सॉल्युबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है ये भी हमने समझा। कब किस पे डिपेंड करती है? बस एक मेजर इंपॉर्टेंट जरूर रखना। मेजर इंपॉर्टेंट क्या है? जब आपका सॉलिड, सुनो मेरी बात ध्यान से, सॉलिड और लिक्विड सॉल्युबिलिटी की बात किया जाएगा तो याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, प्रेशर इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, कुल कंक्लूजन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो अगर हमारे पास गैसेस, क्या है हमारे पास? गैसेस की बात करें, गैस और लिक्विड सोल्यूशन अगर है, गैस और लिक्विड सोल्यूशन है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी,
ठीक है, बात में टेम्परेचर को कम करोगे प्रेशर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कंक्लूजन था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।